नमस्कार। सरसों के अधिकतम उत्पादन और 42% तक तेल मात्रा में सबसे बड़ा योगदान होता है उसकी पहली सिंचाई का। अगर आपने सरसों की फसल में पहली सिंचाई सही टाइम के ऊपर की और पहली सिंचाई के साथ आपने सही मात्रा में खाद उर्वरक प्रयोग किए तो आपको पर एकड़ 15 क्विंटल सरसों उत्पादन लेने से और 42% तक तेल मात्रा लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे सरसों की पहली सिंचाई का सही टाइम क्या है, पहली सिंचाई करते वक्त हमें वो कौन से संतुलित मात्रा में खाद उर्वरक देने चाहिए जिससे एक तरफ आपको उत्पादन बढ़े, वहीं दूसरी तरफ सरसों के रेट को निर्धारित करने वाले सबसे बड़ा फैक्टर उसकी तेल मात्रा वो 42% या 42% से ज़्यादा किस तरह से हो। इसके अलावा पिछले साल सन 2023 में सरसों के उत्पादन को अगर किसी बीमारी ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था तो वो थी व्हाइट रस्ट तना गलन, जिसकी वजह से पूरी की पूरी फसल वो टाइम से पहले सूख गई थी और सरसों का उत्पादन ऑल टाइम कम निकला था। इस बीमारी को हम पहली सिंचाई करते वक्त ऐसे क्या ट्रीटमेंट करें जिससे कि ये बीमारी हमारी फसल के अंदर आए नहीं, उसको पहले रोका जा सके। इसके अलावा एक और समस्या अब की बार सरसों फसल के अंदर देखने को मिल रही है। बहुत सी जगह से हमारे पास लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं कि भैया सरसों की बुआई करने के लगभग 7 दिन से और 15 दिन के बीच में सरसों के पौधे हैं ना वो सूख जा रहे हैं, मतलब पूरे के पूरे खेत वो खाली होते जा रहे हैं और सरसों की दोबारा से बहुत जगह के ऊपर बुआई हो रही। तो ये समस्या अब की बार क्यों आ रही है, इसको किस तरह से हम कंट्रोल करें, तो ये सभी जानकारी आज इस वीडियो के अंदर मिलने जा रही है। वीडियो पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। अगर आप इस वीडियो को देखकर अपने खेतों के अंदर इन सभी बातों को अप्लाई करते हो तो आपको अधिकतम उत्पादन लेने से और अधिकतम तेल मात्रा लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं जैसे ही सरसों की अपन बुआई करते हैं, बुआई करने के लगभग 5 से 7 दिन बाद अपन एक बीमारी देख रहे होते हैं। अब की बार ये बीमारी बहुत ज़्यादा खेतों में देखने को मिल रही है कि पौधे जर्मिनेट तो अच्छे से हो जाते हैं लेकिन वो सूखने लग जाते हैं अचानक देखते ही देखते। तो भैया इसके अंदर एक बीमारी, एक कीट आता है जिसका नाम होता है पेंटेड बग। अब ये पेंटेड बग जैसे ही पौधे के मुँह लगाएगा या इसके रस को चूसेगा तो चूसते ही के साथ वो पौधा है ना वो खत्म हो जाता है। और शुरुआती चरण के अंदर सरसों का पौधा बहुत नाजुक होता है और ये पेंटेड बग है ना वो पौधे की स्टैम्प को, उसके तने को चूसता है, सबसे पहले उसके रस को चूसता है और हल्का सा वो जैसे ही मुंह लगाता है या चूसता है ना वैसे ही पौधा खत्म हो जाता है। तो इस पेंटेड बग को खत्म करने के लिए ना आपको कोई ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अंदर बिल्कुल थोड़े खर्च से इसको बड़ी आसानी से 100% काबू में किया जा सकता है। तो आपको बाजार से पाउडर फॉर्म में कुछ ऐसे इंसेक्टिसाइड आते हैं जिनको इसके अंदर डालना है, जिनके नाम मैं अभी 2-3 बता रहा हूँ, आप इनमें से कोई भी ले आना। जैसे कि फेनवल रेड पाउडर आता है या फोलिडोल डस्ट के नाम से आता है या फिर क्लोरोपाइरिफोसेंट पाउडर आता है। जैसे कि आप इसको 5 किलो लेकर आए 1 एकड़ जमीन के लिए, तो 5 किलो ये जो पाउडर होगा इसके अंदर आप लगभग 10 से 12 किलो राख, जो चूल्हे वाली राख होती है ना, वो भी मिला लीजिए। आपका जो ये मिक्सचर है ना वो लगभग 15 किलो हो जाएगा और उसको आप सुबह के टाइम में जब ओस हो फसल के ऊपर आप इसको डस्टिंग कर दीजिए, बुरकाव कर दीजिए। इसके अलावा दूसरा आप इसको स्प्रे से भी खत्म कर सकते हो। स्प्रे के अंदर आप जैसे कि मोनोक्रोटोफॉस आता है, 1 ml 1 लीटर पानी के अंदर घोल लेकर और स्प्रे कर सकते हो आप। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों इस वीडियो के सबसे मेन टॉपिक के ऊपर कि भाई सरसों की बुआई करने के बाद हमें कितने दिनों बाद सरसों के अंदर पहली सिंचाई करनी चाहिए, मतलब सरसों की पहली सिंचाई का सही समय क्या है। तो भैया देखिए वो आपकी मिट्टी के ऊपर डिपेंड करेगा। आपने सरसों की बुआई वो किस तरह की मिट्टी के अंदर कर रखी है, वो कितने दिनों तक, जब आपने सरसों की बुआई की थी उस टाइम पर अगर आपने पड़ेवा किया था तो उस टाइम पे जो नमी थी उस नमी को कितने दिनों तक वो सहेज के रखती है। लेकिन अगर अपन एक मोटा मोटी बात करें कि सरसों की बुआई करने से कितने दिन बाद हमें सरसों की फसल के अंदर पहली सिंचाई कर देनी चाहिए, तो वो सही और सफिशिएंट टाइम होता है सरसों की बुआई करने के लगभग 25 दिन से 35 दिन के बीच का जो टाइम है ना, वहां पर आपको सरसों में पहली सिंचाई कर देनी चाहिए। फिर बात आती है पहली सिंचाई करें तो हमें पहली सिंचाई के साथ कौन कौन से खाद उर्वरक देने चाहिए, ये सबसे मेन टॉपिक है। और सरसों की पहली सिंचाई और पहली सिंचाई के साथ जो दिए हुए खाद उर्वरक है ना वो आखिर तक काम करते हैं भैया, क्योंकि शुरुआती चरण से अगर आपकी फसल के पौधे अच्छे गबरू हेल्दी होंगे, उनके अंदर जितनी अच्छी सी ब्रांचेज होंगी, जितने अच्छे उसके अंदर फुटान होगा, उतना ही आगे चलकर उसके अंदर फलियां आएंगे। जितनी ज़्यादा फलियां होंगी उतनी ज़्यादा उसके अंदर दाने बनेंगे। तो भैया देखिए इसके अंदर आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी होंगी।
एक तो आपने जब सरसों की बुआई की थी उस टाइम के ऊपर आपने बेसल डोज में कौन कौन से खाद दिए थे। अब की बार जब हमने सरसों की बुआई की थी तो देश के अधिकतर हिस्सों के अंदर डीएपी जैसे खादों की बहुत ज़्यादा मारामारी थी, बहुत ज़्यादा किल्लत थी। बहुत से किसानों ने उस टाइम के ऊपर सरसों के अंदर डीएपी जैसे खाद वो डाले नहीं थे। अगर आप भी उसी स्थिति के अंदर थे, आपको भी डीएपी जैसे खाद उस टाइम पर नहीं मिले थे, तो आप इस टाइम के ऊपर भी इन खादों की पूर्ति कर सकते हो। वो पूर्ति किस तरह से करोगे? या तो आपके पास इस टाइम के ऊपर डीएपी खाद अवेलेबल हो गया तो बहुत अच्छी बात है, या डीएपी खाद अभी आपको नहीं मिला है और आपने शुरुआत में जब सरसों की बुआई की थी उस टाइम पर आपने एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट डाला था, तो आप निश्चिंत रहिए, कुछ मात्रा आपने फास्फोरस की उस टाइम के ऊपर अपने खेत के अंदर दे दी थी और बची हुई जो फास्फोरस की मात्रा है ना, वो आप अब पहली सिंचाई के साथ दे सकते हो। अब कैसे देनी है आपको बताता हूँ। या तो आपने शुरुआती चरण के अंदर डीएपी सिंगल सुपर फास्फेट बिल्कुल भी कुछ नहीं दिया था और अब आपके पास डीएपी है, तो लगभग आप 15 से 20 किलो डीएपी पर एकड़ के हिसाब से ले सकते हो। अगर आपने उस टाइम के ऊपर सिंगल सुपर फास्फेट दिया था, आप इस टाइम के ऊपर 30 से 35 किलो सिंगल सुपर फास्फेट खाद है ना, वो भी ले सकते हो और अपनी खड़ी फसल के अंदर आप दे सकते हो। रही बात भैया डीएपी की सिंगल सुपर फास्फेट की, तो इसके पीछे जो एक बहुत बड़ा मिथ है या फिर एक सच्चाई है कि जो फॉस्फोरिक खाद होते हैं ना, इनको तो हमें बेसल डोज में ही दे देना चाहिए, क्योंकि ये जो खाद है ना एक जगह जमीन में गिरने के बाद ये मूवमेंट नहीं करते, ये फैलते नहीं, इन तक जड़ों को जाना होता है। ये देखिए सरसों की पहली सिंचाई जब अपन कर रहे होते हैं ना, उस टाइम के ऊपर हमारा खेत है ना ऊपर से भुरभुरा होता है, खुला होता है। अगर इस टाइम के ऊपर हम डीएपी डालेंगे या सिंगल सुपर फास्फेट डालेंगे तो हमारा जो खाद है ना, जो दाने हैं ना इन खादों के, वो जमीन के अंदर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, वो जड़ों के पास चला जाएगा। सरसों एकमात्र ऐसी फसल है जिनकी जड़ें सबसे ज्यादा फैलती है। अभी आप देखना पहले सिंचाई करने के बाद सरसों की जो जड़ें हैं ना वो पूरे खेत के अंदर ऊपर से फैल जाए। आपके पास एक शानदार मौका है, आप पहली सिंचाई के साथ भी फॉस्फोरिक खाद अगर आप शुरुआती चरण में नहीं दे पाए हो तो लगभग 15 से 20 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप डीएपी दे सकते हो, या फिर आप 30 से 35 किलो आप सिंगल सुपर फास्फेट अभी पहली सिंचाई के साथ दे सकते हो। दूसरी अवस्था के अंदर अगर आप ये खाद पहले दे चुके हो, आपने फास्फोरस है, पोटास है, इस तरह के खाद शुरुआती चरण में आपने दे दिए थे, तो इस टाइम के ऊपर आपके पास बचा है मात्र 2 खाद। अब दोनों खादों के अंदर एक तो आपको लेना है भैया यूरिया। यूरिया की जो मात्रा आपको रखनी है ना, वो कम से कम आपको 1 एकड़ जमीन के अंदर 1 बैग या फिर 50 किलो। दूसरी तरफ इसके अंदर आपको मिला लेना है या तो 5 से 7 किलो जिंक सल्फेट 33% वाला आता है, या फिर 21% वाला जिंक सल्फेट है तो आपको 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से मिला लेना है। या दूसरी अवस्था के अंदर आपको ऐसा लगता है कि भैया मेरे खेत तो यार हल्के हैं, इसके अंदर हमने ऐसे पीछे कुछ ना तो देसी खाद डाला था, फिर ना ही हम पीछे कभी इस तरह के खाद जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं ना वो दे पाए हैं, तो भैया आप लगभग 5 से 7 किलो जो सागरिका आती है ना, वो पर एकड़ के हिसाब से अपने खेत के अंदर दे दीजिए। लगभग 1 बैग पूरा यूरिया का या 50 किलो पर एकड़ के हिसाब से यूरिया ले लेना है। इसके अंदर आपको 5 किलो से लेकर और 10 किलो सागरिका आती है ना, वो मिलाकर आप दे सकते हो। अब सागरिका के अंदर भी काफ़ी कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट है ना, वो इस फसल को मिल जाएंगे। अलावा अगर आपने शुरुआती चरण में जब बेसल डोज में आपने सरसों की बुआई की थी, जो खाद उर्वरक दिए थे, उस टाइम के ऊपर आपने सल्फर जो दानेदार बताई थी मैंने बेंटोनाइट के रूप में आती है ना, वो नहीं दे पाए आप, तो इस टाइम के ऊपर भी आप लगभग 2 किलो पर एकड़ के हिसाब से 80% वाली जो सल्फर है वो आप इन्हीं खादों के अंदर मिला के दे दीजिए। थोड़ा सा खर्च आपका बढ़ेगा, लेकिन इनके जो रिजल्ट है ना वो आपको आगे चलकर बहुत ही अप्रत्याशित देखने को मिलेंगे। जहाँ पे एक तरफ आपका उत्पादन बढ़ेगा, वहीं पे दूसरी तरफ आपके सरसों के अंदर तेल मात्रा है ना वो भी बहुत तेजी से इंक्रीज होगी, क्योंकि सरसों की तेल मात्रा बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान होता है सल्फर का। अब 80% सल्फर जो मैंने आपसे बताया ना, उसके पीछे भी एक राज। देखिए 80% सल्फर है ना, वो एक सल्फर का काम तो करेगी, साथ ही ये एक तरह का फंजीसाइड भी है। फंजीसाइड है ना, वो इस टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पिछले साल सन 2023 के अंदर सबसे ज्यादा सरसों के उत्पादन को प्रभावित करने में सबसे बड़ा योगदान जिस बीमारी का था वो था तनागलन। अब तनागलन वाली जैसी बीमारी को रोकने के लिए ना हमें शुरुआती चरण में या तो कोई फंजीसाइड यूज करने होंगे, जैसे कार्बेंडिजम मैनकोजेब होता है, या फिर आपको 80% वाली जो सल्फर है ना वो डाल देनी होती है। वैसे 80% वाली सल्फर अगर आप डालोगे तो इससे आपको 2 फायदे होंगे, जहां एक तरफ आपको सल्फर भी मिल जाएगी, दूसरी तरफ इसके अंदर आपको फफूंदनाशी भी मिल जाती है।
अब ये खाद डालने के बाद और सिंचाई करने के बाद आपको एक स्प्रे और करनी है ऊपर से। स्प्रे होगी भैया, या तो आप NPK 19-19-19 की कर दीजिए या फिर 20-20-20 की कर दीजिए। 1 लीटर पानी के अंदर आपको 5 से 7 ग्राम इनकी मात्रा लेनी है और ये स्प्रे करोगे ना आप, मैं मेरा पिछले कई सालों का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं अपनी सरसों फसल का। ये स्प्रे करने के लगभग 4 से 5 दिन के बाद आप देखना आपकी फसल है ना वो एकदम झन्नाटेदार लहरा जाएगी, एकदम पौधे हैं ना वो इतने हष्ट पुष्ट हो जाएंगे, उनके जो पत्ते हैं ना वो इतने चौड़े हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। और इसके अंदर निकलने वाली जो ब्रांचेज है ना वो बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे और साथ ही जो हमारे सरसों पौधे का जो स्टाम्प होता है, तना होता है ना, वो बहुत तेज़ी से फूलेगा, मोटा होगा। तो भैया ये काम आप अपनी सरसों फसल के अंदर कर लीजिए। इस टाइम के ऊपर आप सिंचाई कीजिए, इन खादों का आप प्रयोग कर लीजिए। निश्चित तौर पर आपकी फसल का जो उत्पादन है वो ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगा। और जो रही बात तेल मात्रा की, तो वो भी आपकी बहुत तेज़ी से इंक्रीज होगी। नमस्कार, धन्यवाद।